महादेव मित्रों, आप सभी का स्वागत है CUT PG मालवी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आपका जो बीएड लैंग्वेज का एग्ज़ाम होता है, पेपर होता है, उसमें 3 लैंग्वेज पूछे जाते हैं, यानी हिंदी के बारे में भी आपसे पूछा जाता है और इंग्लिश, संस्कृत। तो आज हम उसमें जो संस्कृत का जो सिलेबस रहने वाला है, जिसमें आपका जो संज्ञा पूछा जाता है, संज्ञा प्रकरण से जो आपसे प्रश्न आते हैं, आज हम वो देखने वाले हैं। यानी आपका संज्ञा प्रकरण में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और संज्ञा प्रकरण में हमें पढ़ना क्या है, ये हम देखने वाले हैं। आपने सिलेबस देखा होगा, उसमें सिलेबस में आपको बस इतना ही मेंशन है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो संस्कृत में आपका एक संज्ञा प्रकरण टॉपिक है जो आपका बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग इससे 2-3 क्वेश्चन तो हर वर्ष बनते ही बनते हैं। तो ये इस प्रकरण को आज हम ख़त्म करने वाले हैं इस एक क्लास में। तो देखते हैं पहले हमें पढ़ना क्या है, संज्ञा प्रकरण में हमें देखना क्या है, हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। तो पहला जो है, हमें वो ध्यान रखना है संज्ञा प्रकरण में माहेश्वर सूत्र के बारे में। क्या माहेश्वर सूत्र? अगर आप संस्कृत पढ़ रहे हो और आपको माहेश्वर सूत्र नहीं पता और नहीं याद है, तो आप संस्कृत में कुछ जानो, आप पढ़े ही नहीं है। तो संस्कृत में जो बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं चतुर्दश माहेश्वर सूत्र। तो ये चतुर्दश जो माहेश्वर सूत्र हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे, जो इस तरीके से अयुड, रिलरिक, ए ओंग, आई औच, हैवरट, लड़, यमंगड़नम, झमय, घटदस, जब घटदस, खप, चटत, चटतो, कपैस, सरहद। सबसे पहले मैंने ये इसलिए आपको बताया क्योंकि माहेश्वर सूत्र कितना इंपॉर्टेंट है वो आप, क्योंकि इसी माहेश्वर सूत्र से आपके जितने भी सूत्र और जितना भी आपका व्याकरण बना है वो आपका इसी माहेश्वर सूत्र से ही बना हुआ है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसे माना जाता है कि भगवान शंकर ने जब अपना डमरू बजाया, जब पांडे जी की तपस्या से प्रसन्न हुए, तो उन्होंने 9 पंचबारम 9 बार और 5 बार उन्होंने अपना डमरू घुमाया। तब जब वो डमरू घुमा रहे थे तो ये आपका 14 माहेश्वर सूत्र उसमें से निकला है। तो ऐसी मान्यता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये माहेश्वर सूत्र संस्कृत व्याकरण का सूत्रधार है और एक प्रीलिम, जिसे बोलते हैं एक नींव है, वो आप ध्यान रखेंगे। तो इसलिए ये माहेश्वर सूत्र पहले आपको आप इसे रट लीजिएगा, अगर आपको रट पा रहे हो तो, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। आयुड, रिल्लिक आदि ये 14 सूत्र इसलिए हैं, इन्हें चतुर्दश सूत्र कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। आयुड, रिल्लिक को ही क्या कहते हैं, हमारा चतुर्दश सूत्र, इन्हें ही कहते हैं माहेश्वर सूत्र। ये आप ध्यान रखिएगा। इन्हीं सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, यानी इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। आपसे पूछा जाए ये माहेश्वर सूत्र क्या है, तो आप बताएंगे कि यही माहेश्वर सूत्र है जिन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं और चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं संस्कृत में। इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाते हुए चलेंगे। एक एक चीज़ को आप अपने बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से अपने कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तभी चीज़ें आपको अच्छा बेहतर समझ पाएंगे चीज़ें। इसे कहते हैं भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणि को प्राप्त हुआ है, अतः इन्हें शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको चतुर्दश सूत्र गिनाए, दिखाए कौन कौन सा सूत्र है। ये सूत्र आप ध्यान रखेंगे। ये आप हो सके तो आप इसे क्रमबद्ध तरीके से, पहले आपका अयुड़ आता है, फिर आपका आता है रिलरिक, फिर आपका आता है ए ओंग, फिर आपका है आई औच, फिर आपका आता है 5वें स्थान पर है वरट, फिर आपका आता है लड़, फिर आता है आपका यमंगड़नम, फिर आपका आता है झपय। इस तरीके से आप याद करेंगे। फिर आपका आता है घटदस, जब घटदस, खप, छटत, चटतो, कपय, फिर सससर, हल। ये 14 सूत्र जो इनका क्रम है, ये क्रम आप ध्यान रखेंगे। इस चतुर्दश सूत्र का इतना इम्पोर्टेंस है कि अभी जब मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जब आगे की क्लास होगी हम लोगों की, तो उसमें संधि या समास जैसी चीज़ें अगर आएंगी तो उसमें मैं बोलूँगा कि अक प्रत्याहार के परे रहते, अक हो पर में तो वो अक क्या है, वो अक प्रत्याहार है, इसी माहेश्वर सूत्र से बनता है। ये आप ध्यान रखिएगा। माहेश्वर सूत्र यानी प्रत्याहार बनाने की विधि क्या कहते हैं, इसे प्रत्याहार सूत्र के नाम से जाना जाता है, ये तो आपको पता है। पर प्रत्याहार कैसे बनाते हैं हम देखते हैं। यहाँ एक छोटा सा प्रत्याहार हम लेते हैं, अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार ऐसे संस्कृत में बोला भी जाता है। शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, हम इतने सारे वर्ड को लिखने के लिए हम बोल देंगे अक। कौन कौन सा वर्ड आएगा इसके अंदर? इसके अंदर आपका आएगा आ, ई, उ। प्रत्याहार में हमेशा पहला वर्ण आपके आखिरी वर्ण का छोड़कर, जैसे माहेश्वर सूत्र में 2 वर्ण होते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा आपको दिख रहे होंगे आप, अक प्रत्याहार, यानी इसमें आपको 2 वर्ड दिख रहे हैं, अक, आ यानी आ और का। आपके प्रत्याहार जब कभी भी बनेगा,
तो 2 वर्ड का ही होगा प्रत्याहार। कभी भी पूछा जाएगा तो वो आपका 2 वर्ड का होगा। और वो कैसा वर्ड होगा? जो पहला वर्ड होगा वो लास्ट वाले, यानी हर एक सूत्र में देखोगे आप का है, और इसमें अय्युर में डा है, और एओंग में गा है, और ये आप में इसमें चा है। इस वर्ड को छोड़कर, इन लास्ट वाले वर्ड को छोड़कर कोई भी वर्ड हो सकता है पहला वर्ड जो होगा, लेकिन जो लास्ट वाला वर्ड होगा वो आपका यही होगा, का होगा, अंगा होगा, फिर चाय होगा, ये यही होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को? अब हम अक प्रत्याहार बनाएंगे कैसे? तो प्रत्याहार जब हम गिनेंगे तो यानी आ से हम गिनेंगे का तक। ये का को नहीं गिनेंगे क्योंकि का क्या है? इत संज्ञक है, यानी ये गिना नहीं जाएगा। अय्युड़ में ड़कार क्या है? ये भी इत संज्ञा है, तो अय्युड़ का डा भी नहीं गिना जाएगा। आखिरी वाला वर्ड प्रत्याहार में नहीं गिना जाता है। जब हम प्रत्याहार के वर्णों को गिनेंगे तो अभी आप देखेंगे किस तरीके से हम प्रत्याहार को देखने वाले हैं। यानी अक प्रत्याहार अब हम किस तरीके से करेंगे? अक प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ड आता है तो देखते हैं। अक प्रत्याहार आ से शुरू होगा, आ ई उ। तो पहले 3 वर्ड हम लिख लेते हैं, आ ई उ, आ ई उ। ये 3 वर्ड हो गए आपके। पहला जो सूत्र है माहेश्वर सूत्र का पहला सूत्र से हमने लिया आ ई उ, यानी आ ई उ। फिर दूसरे वर्ड से हमारा आ रहा है, दूसरे सूत्र से आ रहा है हमारा री और री। ये ड़कार छोड़ देंगे, ड़कार नहीं गिनेंगे प्रत्याहार में। आखिरी वर्ड नहीं गिना जाता है प्रत्याहार में, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर हमारा आता है री और री, री और री। ये 2 वर्ड हैं, आपको दिख गए ये 2 वर्ड, आ ई उ रिल री। आपसे पूछा जाए प्रत्याहार यानी अक प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ड आता है तो आप बताएंगे आ ई उ री और रिल री। ये अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। आपके लैंग्वेज पेपर में ये सामान्य है। अगर आपसे संस्कृत से प्रश्न बन रहे हैं तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं या प्रत्याहार बनता कैसे है। और ये आपका माहेश्वर सूत्र तो आपको पता होना कन्फर्म है, आपका पता होना ही चाहिए। क्योंकि ये आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको बीएड लैंग्वेज में यानी आपको एडमिशन लेना है इसीलिए आप पढ़ रहे हो, क्लास देख रहे हो हमारी, तो आप ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा जो आपके तीनों सब्जेक्ट है यानी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इन तीनों पर सामान्य जानते हैं ना, सामान्य तरीके से आपको तीनों लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए कि आप इन तीनों लैंग्वेज को समझ पा रहे हो, तभी आपका आगे मतलब अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अच्छा नंबर ला पाएंगे। और अच्छा नंबर आएगा तभी आपको मौका भी दिया जाएगा इसमें। बीएड लैंग्वेज में आपको मौका तभी दिया जाएगा जब आपके अच्छे नंबर होंगे, तभी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। ये आप ध्यान रखिएगा। तो प्रत्याहार बनाना सीख गए। अगर मैं आपसे इसी तरीके से कहूँ कि अब आप बताइए अच प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ड आएगा, तो अब आप गिनना प्रारंभ करेंगे। आप अपने कॉपी में लिखेंगे, इसका प्रत्याहार आप अपने पास लिखेंगे अपने कॉपी में, क्या आएगा मतलब कौन सा वर्ड आएगा। अच्छा, प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तब आप लिखेंगे कौन कौन सा वर्ड आएगा। आप इसमें से देख सकते हैं और अपने कॉपी में लिखिए क्या क्या वर्ड आया। तो आप देखेंगे कि अय्युड़, ये मानी अय्युड़ में आपका आ ई उ आएगा और यहाँ से रिल री आएगा, इतना आएगा, आ ई उ और री। अंतिम वर्ड नहीं आएगा क्योंकि वो सिर्फ वो इत संज्ञक वर्ड है, ठीक है, ये ध्यान रखना, अंतिम वर्ड नहीं आएगा। फिर हमारा आएगा ए ओ आई औ, ये 2 वर्ड आएंगे हमारा, ए ओ हम ऊपर लिख लेते हैं, हमारे पास यहाँ लिखते हैं आई औ, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ई उ रिल री ए ओ आई औ, ये आ गया आपका अच्छा प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ड। आप देख रहे होंगे इसमें आपका अंगा नहीं आ रहा है, इसमें आपका चा नहीं आ रहा है, इसमें आपका का नहीं आ रहा है, ड़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इत संज्ञक हैं, ठीक है, ये इत संज्ञक वर्ड है, इसलिए इसका इसमें गिनती नहीं होगा। ये आप ध्यान रखिएगा जब हम प्रत्याहार गिनेंगे तो, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। अब आपसे कोई भी प्रत्याहार पूछे तो आप बता सकते हैं, लेकिन कब बता सकते हैं ऐसा नहीं बता पाएंगे आप तब बता पाएंगे जब ये चतुर्दश माहेश्वर सूत्र आपको पता होंगे। वो चाहे आप उसको बोल नहीं पा रहे हो पर आप उसे लिख पा रहे हो ना, लिख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि पेपर में आपसे कोई पूछेगा नहीं, आपसे ये नहीं कहा कि मुझे बोल के सुनाओ, उसमें तो आपको लिखना रहेगा आपको।
तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा अपने लिए। आप जिस भी तरीके से आप इसे याद कर पाओ वो आप याद कर लेना। चतुर्दश माहेश्वर सूत्र, ठीक है, याद कर लेंगे। अयोड रिल रिक ए ओंग आई औच हैवरट लड़ यमंग गड़नम झभय घटदस जब घटदस खप छटत चटताओ कपय ससर हल, ये इतना आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। माहेश्वर सूत्र के बारे में अगर आप संज्ञा प्रकरण, ये यहाँ पर इस तरीके से मत सोचिएगा जैसे हिंदी में आपने संज्ञा पढ़ा हुआ है और इंग्लिश में आपने संज्ञा पढ़ा हुआ है, उसी तरीके से संस्कृत में संज्ञा पढ़ेंगे। ये विशेष तौर पर ये आप कंफ्यूज मत रहिएगा इस तरीके से संज्ञा, कोई नामवाची या कोई स्थानवाची हो तो वो संज्ञा है, ये ऐसा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखना, सर आप तो बताए नहीं कि नामवाची क्या है वो, तो यहाँ संज्ञा प्रकरण कुछ अलग तरीके से, इसमें वर्णों का, आपको वर्णों के बारे में पता चलता है किस तरीके से कौन सा वर्ड है और किस पद में किस शब्द में कौन सी संज्ञा हो रही है, यहाँ उसके बारे में आपको पता चलेगा। ध्यान रखेंगे इसे, ठीक है। ये माहेश्वर सूत्र तो आपको याद होनी चाहिए, इसे आप याद करेंगे। मैं एक बार कहो तो अगर सहजता के लिए एक बार मैं बोल दूं, स्पष्ट आप सुन पा रहे हो तो अच्छे से आप याद कर पाएंगे मुझे लग रहा है। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, आप लिखिएगा या आप याद करने का प्रयास करिएगा, बार बार सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा। पहला है अयुड़ रिलरिक ए ओंग आई औच है वरट लड़ यमंगड़नम झभय घटदस जब गड़दस खप छटत चटतव कपय ससर हल। ये इस तरीके से आपके 14 माहेश्वर सूत्र हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और हम क्या याद रखेंगे माहेश्वर सूत्र के बारे में तो हो गया। ये एक प्राइमरी, एक आपका प्राथमिक चीज़ था जो आपको ध्यान रखना था। संस्कृत के बारे में अगर प्रवेश किए हैं तो सबसे पहले हमारा जो भेंट होता है वो माहेश्वर सूत्र से होता है, ठीक है। अब हम आते हैं वर्ड के बारे में, क्योंकि वर्ड का ज्ञान होना तभी हम किसी भाषा को अच्छे से समझ पाते हैं, जब उसके वर्ड यानी मीनिंग को हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट को हम अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या है, वर्ड है, ठीक है। वर्ड यानी स्वर, कौन सा स्वर दीर्घ है, प्लुत है या कौन सा हर्षव है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। हमारा जो हर्षव स्वर है वो आ है, ई है, ऊ है और री है, ये हमारा हर्षव होता है। और दीर्घ फिर कौन होता है हमारा, बड़ा, बड़े, बड़ा आ, बड़ी ई और ऊ और री, ए ओ आई औ, ये हमारा क्या है, दीर्घ, यानी इसे कहते हैं दीर्घ। ये आप ध्यान रखेंगे, री का दीर्घ नहीं होता है, री दीर्घ नहीं होगा। और ए ओ आई औ ये आपका हर्षव नहीं होता है, ये आप इतनी बातें ध्यान रखिएगा। और पुलुत यानी आ, यानी त्रैमात्रिक उकार जब हम बोलते हैं तो वो आ, फिर ऊ, ये ऊ भी आपका पुलुत होगा और री भी आपका पुलुत होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। हर्षव कौन कौन सा वर्ड होता है, आ ई ऊ। दीर्घ कौन कौन सा वर्ड है, आ ई ऊ और री। हर्षव दीर्घ इन तीनों वर्डों, इन चारों वर्णों का होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, हर्षव और दीर्घ। फिर ए ओ आई औ, ए ओ आई औ का हर्षव नहीं होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर हमारा री और ऊ और आ का क्या होता है, पुलुत होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। आ और ऊ और री, ये तीन वर्ड ऐसे हैं जिनका पुलुत होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे चले हम लोग, अब हम देखते हैं स्पर्श यानी व्यंजन वर्ड की। ये तो हमारा स्वर था, स्वर होता है हमारा, स्वर ही होता है हर्षव दीर्घ पुलुत, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर व्यंजन वर्ड, व्यंजन वर्ड के बारे में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। व्यंजन वर्ड में आपसे कभी कभी पूछता है स्पर्श व्यंजन बताइए, स्पर्श व्यंजन क्या है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, का से मा तक जितने भी वर्ण हैं वो आपका स्पर्श कहलाते हैं, यानी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके, कादियो मावशाना स्पर्शा। का से मा तक जितने भी वर्ण आपके आएंगे वो स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। इसमें आपके 25 वर्ड आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब आपसे कोई पूछे कि स्पर्श वर्ण कौन से हैं, तो आप बताएंगे का से मा तक जितने भी वर्ड आते हैं वो हमारे क्या हैं, स्पर्श हैं, ठीक है। कादियो मावसाना स्पर्शा। फिर हमारा आता है अंतस्थ वर्ड, ये बताइए अंतस्थ व्यंजन कौन से है, तो यण एक प्रत्याहार है, इस प्रत्याहार में आता है आपका या व रा ला,
या वा राला, ये 4 वर्ण हैं अंतस्थ जिसे कहते हैं। या वा राला ये आपके हुए अंतस्थ वर्ण, इसे आप ध्यान रखिएगा। ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? तो आपका सल, सा 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 हा, ये सल जो प्रत्याहार है वो आपका ऊष्म वर्ण है, यानी सा सा हा ये आपका ऊष्म वर्ण कहलाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, सल ऊष्माणा। फिर हमारा आता है मिश्रित वर्ण, ठीक है, मिश्रित यानी संयुक्त वर्ण, तो वो आपका है छत्रज्ञ, ये आपको पता है। इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए वो ये है, ऊष्म वर्ण पूछा जाएगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपसे। अगर संज्ञा प्रकरण से प्रश्न पूछेगा तो यही पूछेगा, बताइए ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताओगे? ऊष्म वर्ण बताओगे सा 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 हा, यानी तीनों सकार और हा, ये क्या है? ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। ऊष्म वर्ण यानी इसको जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से ऊष्मा निकलती है, गर्म, ठीक है, तो इसलिए इसे कहते हैं ऊष्म वर्ण, ये आप ध्यान रखिएगा। ये हमारा है अंतस्थ वर्ण, या वा रा ला, ये हमारा अंतस्थ वर्ण कहलाता है, यानी यण हमारा कहलाएगा। कभी आपको संस्कृत में आपको यही पूछेगा यण क्या है, आपसे पूछेगा सल क्या है, तो आप बताओगे सल ऊष्माणः। सल क्या है? सल ऊष्म है, यानी ऊष्म वर्ण है। सल क्या है? ऊष्म वर्ण है। तो इस तरीके से विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। यड़ पूछा जाए तो यड़ आप बताएंगे अंतस्थ वर्ण है, इसके अंतर्गत या वा रा ला आता है, ये आपको पता है। पर यण पूछा जाए तो यण मतलब आपका क्या है? अंतस्थ वर्ण है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतनी बातें आप यहाँ ध्यान रखेंगे। हम आगे बढ़े, इतना आप यहाँ याद रखेंगे वर्ण के बारे में। स्वर क्या होते हैं? स्वर 3 होते हैं, यानी जो भी स्वर वर्ण हैं आपके वो 3 तरीके से होते हैं। कैसे? हर्स्व दीर्घ पुलुत। तो हर्स्व दीर्घ किन किन वर्णों का हो रहा है? हर्स्व दीर्घ पुलुत। हर्स्व हमारा हो रहा है आ ई उ और री का, और फिर हमारा इन्हीं का दीर्घ भी हो रहा है, आ ई उ और री का दीर्घ हो रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। ए ओ और आई औ ये हमेशा दीर्घ है, इसका दीर्घ नहीं होता। और फिर आपका प्लुत किन किन वर्णों का हो रहा है? आ उ री का क्या हो रहा है? पुलुत हो रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। आदि वर्णों का पुलुत होता है। आदि मतलब और भी वर्ण है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब हम देखते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। ये तो बहुत जरूरी है। आपने वर्णों का उच्चारण स्थान हिंदी की जब आप क्लास करेंगे तो उसमें भी आपको याद रखना होगा, संस्कृत में भी आपको याद रखना होगा। अगर आपने एक जगह से अच्छे से तैयार कर लिया है अपना, तो फिर आपको ज़रूरी नहीं है कि हर एक जगह से आपको याद करना पड़े हर एक उससे। तो आप ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपने अगर हिंदी में अच्छे से उच्चारण स्थान को ध्यान में रखा हुआ है, तब आपको ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ भी इस तरीके से याद करें। तो बस उच्चारण स्थान से सामान्य सा यही पूछेगा। संस्कृत में प्रश्न बनते हैं तो यही थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत बनता है, और कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। आपसे अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, यानी आ कवर्ग और हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा ये सूत्र है, इसे आप याद कर सकते हैं। आ और कवर्ग का, खा, गा, घा, अंगा और हा, और विसर्ग का उच्चारण स्थान आपका क्या है? कंठ है, ये आप ध्यान रखेंगे। इचु यसा नाम तालु, ई और चवर्ग और या, ठीक है। ई चवर्ग और या, और ये आपका सा, सलजम वाला सा, इसे तालु कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। और इस सा को इसके उच्चारण स्थान के नाम पर ही इस सा का नाम भी रखा गया है, जिसे कहते हैं तालव्य सकार। ये आप ध्यान रखिएगा। कभी आप पूछा जाए तालव्य सकार किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा ये इसे कहते हैं तालव्य सकार, ये आप ध्यान रखिएगा। इनमें इचू ऐसा नाम तालु मतलब तालु से कौन कौन सा वर्ड आ रहा है आपका? चवर्ग, यानी चा छा जा जो भी आपके वर्ड आ रहे हैं, चा छा जा या, ये आप ध्यान रखिएगा। और या और ये सा, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य, यानी तालु है, ये ध्यान रखना आप। फिर आता है ऋतु रसाणाम मूर्धा। री और टू यानी टवर्ग, री और टवर्ग और ये वाला सा, सटखोड़ वाला सा, इसका उच्चारण स्थान क्या है? और रा, इसका उच्चारण स्थान है आपका मूर्धा, ये आप ध्यान रखिएगा। किसका? री का और आपके टवर्ग का उच्चारण स्थान आपका क्या है? मूर्धा, ये आप ध्यान रखना। फिर हमारा आता है चौथा, यानी ऋतुलसानाम दंता। ऋतुलसानाम दंता, यानी री का
उच्चारण स्थान और तवर्ग का उच्चारण स्थान, और ये वाली सा का यानी सपेरा वाला सा का उच्चारण स्थान क्या है आपका? दंत। ये आप ध्यान रखिएगा। इसे दंती सकार के नाम से भी जाना जाता है, दंती सकार। ये आप ध्यान रखिएगा। इसे क्या कहते हैं? दंती सकार भी कहते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। तो कौन कौन सा वर्ड आ रहा है? तवर के ता, था, दा, धा, ना और ला, ऋतु यानी ला का, और ये वाले सा का उच्चारण स्थान आपका क्या है? दंत है, यानी दंत से इसका उच्चारण स्थान होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। फिर हमारा आता है उपपदमानीय नाम ओष्ठव, यानी ऊ और पवर्ग। पू का तात्पर्य यानी पवर्ग है। ये आप ध्यान रखेंगे। पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है आपका? उपपदमानीय नाम ओष्ठव। और आफा और आफा, इनका उच्चारण स्थान आपका क्या है? ओठ है। ये आप ध्यान रखिएगा। ओष्ठव, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान आपका क्या है? ओष्ठ। यम गणना नाम नासिका चा, यम गणना नाम नासिका चा, इन्हें अनुनासिक वर्ड भी कहते हैं। यानी हर वर्ग का जो आखिरी वर्ड होता है ना, जिसे कहते हैं अंतिम वाला वर्ड, उन्हें अनुनासिक वर्ड भी कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। यमंगणना नाम, ये हमारा अनुनासिक वर्ड भी है। इसे आप ध्यान रखिएगा। इसका उच्चारण स्थान आपका है नासिका, ठीक है। नासिका से भी होता है, यानी इसका जिन जिन वर्गों का होगा उनके साथ तो होगा, लेकिन नासिका से भी इनका उच्चारण होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। फिर हमारा आता है ए दैतोह कंठ तालु। ए और ए का उच्चारण स्थान हमारा क्या है? कंठ और तालु है। ए और ऐ का उच्चारण स्थान हमारा क्या है? कंठ तालु है। ओ दैतोह कंठोष्ठम। ओ और औ का उच्चारण स्थान हमारा क्या है? कंठ और ओष्ठ है। इनका दो उच्चारण स्थान है। ये आप ध्यान रखिएगा। वकारस्य दंतोष्ठम, वकार का उच्चारण स्थान क्या है? दंत और ओष्ठ है। ये आप ध्यान रखेंगे। फिर हमारा आता है जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूल्यम। आकहा और आखा का उच्चारण स्थान क्या है? जीवा मूल्य। ये आप ध्यान रखिएगा। नासिकस्य अनुस्वारस्य, नासिका का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका, यानी अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। ये आप ध्यान रखिएगा। नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार जो होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। आपसे पूछा जाए सामान्य तौर पर, आप बताइए कि यानी अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप बताएंगे नासिका। क्या बताएंगे? नासिका। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ये हमारा संज्ञा प्रकरण का ही टॉपिक चल रहा है। संज्ञा प्रकरण में इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है। क्या क्या बातें? पहला तो हमें माहेश्वर सूत्र ध्यान रखना है। फिर हमें ये ध्यान रखना है हरस्व दीर्घ प्लुत किन वर्णों का हो रहा है, अंतस्थ वर्ण क्या है, ऊष्म वर्ण क्या है, मिश्रित वर्ण क्या है, ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। फिर अब हम आगे उन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, ये प्राइमरी बातें यानी प्राथमिक बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना है संस्कृत में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब हम आते हैं थोड़ा सा विशेष तौर पर, इसमें दो तरीके का प्रश्न होता है, एक आभ्यंतर प्रश्न और बाह्य प्रश्न। इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। आपके आभ्यंतर प्रश्न कितने हैं? आभ्यंतर प्रश्न आपके 5 हैं। आभ्यंतर प्रश्न कितने हैं? 5 हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। स्पृष्ट पूछा जाए, स्पृष्ट के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो आप बताएंगे स्पृष्ट का से मां तक जितने भी वर्ण हैं वो आपके स्पृष्ट वर्ण यानी स्पृष्ट प्रश्न के अंतर्गत आएंगे। थोड़ा सा इसे ध्यान में रखेंगे आप लोग। ईसत स्पृष्ट आपका अंतस्थ वर्ण जो है वो आपका ईसत स्पृष्ट कहलाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आपसे पूछा जाए ईसत विपरीत वर्ण कौन कौन से हैं, आप बताएंगे ऊष्म वर्ण जो हैं वो ईसत विपरीत वर्ण कहलाते हैं। यानी स्पृष्ट वर्ण में आपके पूरे लगभग का से मां तक जितने भी का से मां तक जितने भी वर्ण हैं 25 वर्ण आपके आ गए स्पृष्ट वर्ण। आपका ईसत स्पृष्ट में आ गया आपका यण, यानी उसके बाद वाला वर्ण जो आपका या वारा। फिर उसके बाद हमारा आता है ईसत विवृत, जिसमें आपका आ गया सा सा साहा यानी सल ऊष्म वर्ण आ गए। अब विवृत में आपके पूरे स्वर वर्ण आ जाएंगे, आ ई उ रिल री ए ओ, ये आपके विवृत में आ जाएंगे। ठीक है, समृत में आपका आ आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। इतना ध्यान रखेंगे आप। अब हम आते हैं बाह्य प्रश्न की ओर। हमने आभ्यंतर देख लिया, आभ्यंतर कितने थे आपके? आभ्यंतर प्रश्न थे 5। अब बाह्य प्रश्न की ओर हम देखते हैं।
ये हमारा विवार श्वास अघोष, ये हमारा अभ्यंतर प्रश्न का भेद है, ये आप ध्यान रखिएगा। संवार नाद घोष और फिर अल्प प्राण महाप्राण, इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, खर प्रत्याहार में जो जो वर्ड हैं वो आपका विवार और श्वास अघोष वर्ण कहलाते हैं, यानी का खा, चा छा, टा ठा, ता था, पा फा, सा सा सा, तीनों सकार और का खा, यानी हर वर्ग का पहला वर्ड और दूसरा वर्ड क्या कहलाता है? हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ड आपका क्या कहलाता है? विवार श्वास अघोष। ये आप ध्यान रखेंगे, विवार श्वास अघोष। हर प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड आपका कहलाता है विवार श्वास अघोष। और फिर आपका सहसा मतलब तीनों सकार और आपका तीनों सकार। आपसे पूछा जाए विवार श्वास अघोष में कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो आप बताएंगे हर एक वर्ग का पहला वर्ड और दूसरा वर्ड और तीनों सकार, ये आपके आएंगे किसमें? विवार श्वास अघोष में। ये आप ध्यान रखेंगे। फिर हमारा आता है संवार नाद घोष। ये कौन सा वर्ड है भाई? ये भी हमें ध्यान में रखना है। हस प्रत्याहार, हस प्रत्याहार में फिर उसके बाद के जो 3 वर्ड आ रहे हैं, जैसे गा घा अंगा आ रहे हैं ना, ये 2 वर्ड तो इधर आपके चले गए और 5 हर एक वर्ग में लगभग 5 वर्ड, लगभग क्या 5 वर्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका है गा घा अंगा, चा छा यहाँ, टा ठा डा, फिर दा धा ना, पा फा वा और या वा रा ला, ये जो आपके यानी हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जितने वर्ड हैं वो आपका कहलाता है संवार नाद घोष। तो इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे? हर वर्ग का तीसरा यानी तीसरा, चौथा और 5वां वर्ड हर वर्ग का हमारा क्या कहलाता है। और आपका ऊष्म वर्ड, ऊष्म नहीं है ये, अंतस्थ वर्ड, आपका अंतस्थ वर्ड यानी या व रा ला, या व रा ला, ये और आपका हर एक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ड आपका कहलाता है संवार नाद घोष ना। ये आपका बाह्य प्रश्न है, संवार नाद घोष कौन सा वर्ड कहलाएगा? तो आप बताएंगे तीसरा, चौथा, 5वां वर्ड हमारा संवार नाद घोष कहलाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। फिर हम आते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण कौन कौन से वर्ड कहलाते हैं पूछा जाता है, ये प्रश्न में आपसे दे दिया जाएगा। इतने सारे शब्द आपसे पूछेगा, इसमें बताओ कि नहीं, वर्ड दे दिया जाएगा और पूछेगा इसमें बताओ अल्प प्राण किन किन वर्णों का, कौन सा वर्ड इसमें अल्प प्राण है, तब आप क्या बताएंगे? तो हर एक वर्ग का प्रथम वर्ड, तृतीय वर्ड और पंचम वर्ड, यानी प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ड, ये हमारा कहलाता है अल्प प्राण। ठीक है, ये हमारा कहलाएगा अल्प प्राण। फिर महाप्राण के लिए बच रहा है हमारा दूसरा और चौथा, यानी हर एक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हमारा कहलाता है महाप्राण। इतनी बातें समझ गए आप? आपसे पूछा जाए विवार श्वास अघोष में कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो आप बताएंगे हर एक वर्ग का पहला और दूसरा और तीनों सकार आपका कहलाएगा क्या? विवार श्वास अघोष। फिर आपसे पूछा जाए संवार नाद घोष में कौन कौन से वर्ड आते हैं, तब आप बताएंगे संवार नाद घोष में तीसरा, चौथा और 5वां वर्ड आता है और या वार आला, यानी ये 3 वर्ड आते हैं, 4 वर्ड आते हैं और हर वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ड आता है। फिर आपसे पूछा जाए अल्प प्राण बताइए, तो अल्प प्राण में आपका पहला वर्ड आएगा हर एक वर्ग का, उसके बाद आपका तीसरा आएगा, फिर 5वां आएगा। महाप्राण में दूसरा, चौथा आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद सा हाँ, यानी ऊष्म वर्ड आएगा। ऊष्म वर्ड आपके महाप्राण में आएगा। अल्प प्राण में आपका अंतस्थ वर्ड आएगा। क्या? अंतस्थ वर्ड, अंतस्थ वर्ड, ये आप ध्यान रखिएगा। अंतस्थ वर्ड, ये आप ध्यान रखेंगे। किस में कहलाएगा? अल्प प्राण में। अल्प प्राण, महाप्राण, इसमें अब कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, लिख लीजिएगा अच्छे से। ये बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, इसमें आपको दिक्कत आ सकती है, इसी में फंसाता है। सबसे जो कठिन काम है व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण का, वो यही है। यही यानी आपका माहेश्वर सूत्र हुआ, उसके बाद आपका ये अल्प प्राण, महाप्राण कौन से होते हैं ना,
उसके बाद बाह्य प्रत्यय कौन से हैं, अभ्यंतर प्रत्यय कौन से हैं, किन किन वर्णों का बाह्य प्रत्यय हुआ है, किन का अभ्यंतर प्रत्यय हुआ है, यही चीज़ें हैं जो हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है ना। तो इसमें हमें हार नहीं माननी है, क्योंकि एक बहुत मोटिवेशन टाइप की एक लाइन है जो मैंने पढ़ा हुआ था रश्मिरथी में, वो इस तरीके से है कि लेकिन नौका तट छोड़ चली, पता नहीं किस ओर चली, यह दूर नदी की धारा है, सूझता ना कूल किनारा है, चाहे भले नीले ले आधार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। यानी हमने जब एक बार निर्णय कर लिया है कि मुझे अब बीएचयू से या डीयू से बीएड करना है, बीएचयू से हमें बीएड करना ही है, हाँ, तब चाहे भले नीले तैयारी में भले ही मैं अपने आप को खो दूँ या कुछ भी हो जाए, अपनी मानसिक संतुलन, वो सारी चीज़ें हैं, पर मैं जब ये ठान लिया हूँ तो पीछे लौटूंगा नहीं। उसके लिए संस्कृत क्यों ना पढ़ना पड़े, अच्छे से हम संस्कृत को पढ़ेंगे। पढ़ोगे ना आप सब अच्छे से? तो यही कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इस दिक्कत को ही आप पार करोगे तो आपके पास सारी चीज़ें हलवा चीज़ मिलेंगी। ठीक है, तो ये समस्या का क्या, ये आपको पता चल गया, इसमें कोई दिक्कत होगी ही नहीं। आपसे पूछा जाए विवार श्वास अघोष ये क्या कहलाता है, ये बाह्य प्रत्यय है, पर इस बाह्य प्रत्यय में कौन कौन से वर्ड आते हैं विवार श्वास अघोष में, तब आप बताएंगे कि हर एक वर्ग का पहला और दूसरा और तीनों सकार ये आपके आएंगे। ठीक है, किसमें, विवार श्वास अघोष में। फिर आपसे पूछा जाए संवारनाद घोष में कौन कौन से वर्ड आएंगे, तो जो बचा हुआ है वर्ड वही तो आएगा संवारनाद घोष में, यानी तीसरा चौथा पांचवा वर्ड आएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और यावाराला ये वर्ड आएंगे। फिर आपसे अल्प प्राण और महाप्राण में पूछा जाएगा तो आप अल्प प्राण बोल दीजिएगा। अल्प प्राण में पहला तीसरा पांचवा वर्ड आएगा, और फिर आपका आएगा अंतस्थ वर्ड यानी यावाराला। और फिर आपसे पूछा जाए महाप्राण में कौन कौन सा वर्ड आ रहा है, तो आप कहेंगे दूसरा चौथा, और फिर आप बताएंगे सा यानी ऊष्म वर्ड। तीनों सकार आएंगे आपके। इतनी बातें हो गई यहाँ तक। अब हम प्रत्याहार, वही प्रत्याहार जो आपको बनाने को बताया था, प्रत्याहार किस तरीके से बनता है, तो प्रत्याहार से प्रश्न बनते हैं, तो आप वो चीज़ आप ध्यान रखेंगे। प्रत्याहार किस तरीके से बनाया जाता है, किसी भी प्रत्याहार का स्वरूप दो वर्ण का होगा। प्रत्याहार का पहला वर्ण महेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ड को छोड़कर कोई भी हो सकता है, तो दूसरा वर्ण महेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ड होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा वर्ण जो है वो महेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ड ही होगा। इतनी बातें समझ गए आप। प्रत्याहार किस तरीके से बनाया जाता है वो मैंने आपको बता दिया, एक एक प्रत्याहार मैं नहीं बता पाऊंगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो प्रत्याहार आप खुद बनाने का प्रयास करिएगा। महेश्वर सूत्र से बनते हैं, किस तरीके से बनता है, कौन सा वर्ण छोड़ा जाता है, कौन सा वर्ण लिया जाता है, ये सारे वर्ण मैंने आपको बता दिए, ये सारी बातें, तो उसमें तो आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो महेश्वर सूत्र रटेंगे तभी आपको कुछ महेश्वर सूत्र जैसा चीज़ें आप बना पाएंगे। तो इसमें कुछ संज्ञा हैं, यानी संज्ञा सूत्र होते हैं जिससे आपसे सीधा प्रश्न बनते हैं। बताओ भाई साहब, आप बताओ कि वृद्धि संज्ञा किन की हुई है। तो यही संज्ञा, यही है संज्ञा प्रकरण का मतलब यही है। ठीक है, किन वर्ण की कौन सी संज्ञा हुई है, संस्कृत में यही संज्ञा है, ये आप ध्यान रखेंगे। संस्कृत में आपका यही संज्ञा का प्रकरण है, यानी यही संज्ञा है आपका। आपसे पूछा जाए वृद्धि संज्ञा किन वर्णों की हुई है और किन सूत्र के माध्यम से हुई है, अगर इस तरीके से आपका प्रश्न बन रहा है तो आपको दो संज्ञा से अगर आपसे प्रश्न बन रहा है तो आपको 2-3 पॉइंट आपको याद रहना चाहिए कि उसमें कौन सी संज्ञा हुआ है और संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है। बहुत ज़्यादा संज्ञा हमें ध्यान में नहीं रखना है, पर कुछ ही हमें ध्यान में रखना है, तो हम इस तरीके से ध्यान रखेंगे। पूछ रहा है इसमें वृद्धि संज्ञा यानी सूत्र कौन सा है, पहले तो हम ये ध्यान रखेंगे। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, वृद्धिरादैच, वृद्धिरेच संधि करता है, ये ध्यान रखना आप। वृद्धिरादैच हमारा क्या करता है, वृद्धि संज्ञा करता है। वृद्धि संज्ञा सूत्र पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, वृद्धिरादैच, ये आप ध्यान रखिएगा। आत और एच की क्या होती है, वृद्धि संज्ञा होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये आ ए ओ, इसे वृद्धि संज्ञा का वर्ड कहते हैं। ये 3 वर्ड आपको याद होने चाहिए, आ ए ओ, ये 3 वर्ड आपको पता होना चाहिए। इसे वृद्धि संज्ञा का वर्ड कहते हैं, वृद्धि संज्ञा का वर्ड। 2-3 बार इससे प्रश्न बने हैं, यह बात आप ध्यान रखें। 2-3 बार इससे प्रश्न बने हैं, एक बार नहीं 2-3 बार इससे प्रश्न बने हैं। वृद्धि संज्ञा का वर्ड पूछा जाता है कि वृद्धि संज्ञा का वर्ण कौन से हैं, बहुत से लोगों को नहीं पता, तो आप ध्यान रखिएगा ये बात। वृद्धि संज्ञा का वर्ण है आपके आ, यानी बड़ा आ
ठीक है, और आई औ ये वृद्धि संज्ञक वर्ण हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। आत मतलब आत और एच, आत का मतलब बड़ा आ और एच में आएगा आपका आई औ, ये आप ध्यान रखिएगा। वही आपका क्या है, वृद्धि संज्ञक वर्ण है। वृद्धि करने वाला सूत्र आपका है वृद्धि रेचि, यानी वृद्धि संधि करने वाला सूत्र है आपका वृद्धि रेचि। इतनी बातें ध्यान रखेंगे विशेष तौर पर, हो जाएगा आपसे। फिर हम जो दूसरा संज्ञा हमें ध्यान में रखना है वो गुण संज्ञा है, यानी हमें ये जानना जरूरी होगा कि गुण संज्ञा किन वर्णों का हुआ है। तो यहाँ पर संज्ञा यही है, ठीक है, संज्ञा यही चीज़ है, ध्यान रखना। यहाँ पर कोई अलग तरीके से मैं नहीं बताऊंगा कि यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा और स्थानवाचक ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं चलती हैं, ध्यान रखने से। तो यहाँ पर है आपका गुण संज्ञा। गुण संज्ञा किस सूत्र से होता है, अदेंग गुणा। अदेंग गुणा ये क्या करता है, हमारा गुण संज्ञा करता है। गुण संज्ञक वर्ण कौन से कहलाएंगे आपके, अदेंग गुणा, ये आप ध्यान रखिएगा। आत और एंग की गुण संज्ञा होती है। आत और एंग क्या है, आत यानी आ, एंग आपका हुआ ए और ओ, ये हमारा गुण संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। ए और ओ हमारा क्या है, गुण संज्ञक वर्ण। गुण संज्ञक वर्ण, गुण संज्ञक वर्ण ये हमारा कहलाता है गुण संज्ञक वर्ण। कौन कौन सा, आ ए ओ हमारा कहलाएगा गुण संज्ञक वर्ण, इसे आप ध्यान रखिएगा। सूत्र कौन सा है, अदेंग गुणा, ये आप ध्यान रखिएगा। अदेंग गुणा क्या करता है, गुण संज्ञा करता है, ये आप ध्यान रखिएगा। पूछा जाए गुण संज्ञा किन किन वर्णों की हुई है, तो आप बताएंगे आ ए ओ की क्या हुई है, गुण संज्ञा हुई है। समझ गए, सम्यक। गुण संधि करने वाला सूत्र आपका है आद गुणा। गुण संधि करने वाला सूत्र आपका क्या है, आद गुणा, ये बातें आप ध्यान रखेंगे। आद गुणा से क्या होता है, गुण संधि होता है, सॉरी आद गुणा से गुण संधि होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अदेंग गुणा से आपका क्या होगा, गुण संज्ञा होगा। गुण संज्ञक वर्ण आपका आ ए ओ है और वृद्धि संज्ञक वर्ण है आपका आ आई औ, ये ध्यान रखना। संयोग संज्ञा अब आ रहा है हम लोगों के पास, संयोग संज्ञा, ठीक है, संयोग संज्ञा। हलो अंतरः संयोगा ये सूत्र है, जिसे आप ध्यान रखिएगा। हलः अंतरः संयोगा, दो व्यंजन वर्णों के मध्य में स्वर न होने पर जो संयोग होता है उसी को क्या कहते हैं, संयोग संज्ञा, ये आप ध्यान रखिएगा। जब बीच में आपको कोई स्वर वर्ण न दिखाई दे, उसके बाद जब कोई संधि होती है, कोई उसका वर्ण सम्मेलन होता है, तब उसमें संयोग संज्ञा लगता है। इसका सूत्र करने वाला संयोग संज्ञा, आप सामान्य से यही पूछेगा संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, तो आपको ये ध्यान में रखना है हलो अंतरः संयोगा, ये आप ध्यान रखिएगा। निष्ठा संज्ञा आप क्या याद रखेंगे, कत और कतवतु, ये दो प्रत्यय हैं, कत और कतवतु, इन दोनों प्रत्ययों की क्या होती है, निष्ठा संज्ञा होती है। इन्हें निष्ठा प्रत्यय भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ये निष्ठा संज्ञा आप ध्यान रखेंगे। आप हमने क्या देखा, संयोग संज्ञा देखा, निष्ठा संज्ञा देखा, वृद्धि संज्ञा देखा और गुण संज्ञा देखा। ये ऐसी संज्ञाएं हैं जो आपसे प्रश्न पत्र में बार बार पूछी जा सकती हैं, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। फिर हमारा आता है टी संज्ञा। आपसे सामान्य सा यही पूछेगा टी संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, तो आप सामान्य सा ही उत्तर देंगे अचो अंत्य आदि टी, ठीक है। अंतिम अच की क्या होती है, टी संज्ञा होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। अचः अंत्य आदि टी, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर हमारा आता है पद संज्ञा। ये बड़ा अच्छा संज्ञा है, बहुत अच्छा सूत्र है इसके लिए, ये आप ध्यान रखिएगा। बार बार पूछा जा सकता है एक बार कि संज्ञा सूत्र कौन सा है, पद संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, बार बार पूछता है। तो पद संज्ञा करने वाला सूत्र है आपका सुप्तिगंतम पदम, यानी सुबंत और तिगंत की क्या होती है, पद संज्ञा होती है। सुबंत, सुबंत और तिगंत, इनकी क्या होगी, पद संज्ञा होती है। सुबंत यानी सु औजस, ठीक है, और तिगंत हमारा तिप्थजी, ठीक है। ये हमारा सुबंत और तिगंत कहलाता है। सुबंत में जब हम बनेगा तो रूप राम की तरह चलेगा, और तिगंत में जब बनेगा उसे पठति पढ़ता यानी धातु रूप। सुबंत यानी शब्द रूप, शब्द रूप, और ये आपका तिगंत यानी धातु रूप।
समझ गए सुबंत और तिगंत क्या है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसकी कौन सी संज्ञा होती है, तो आप बताएंगे सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। ध्यान रखेंगे इसे, नहीं भूलेंगे, नहीं भूलोगे, ठीक है। सुप कितने होते हैं, 21 होते हैं, और तिंग कितने होते हैं, 18 होते हैं, और 18 में 9 प्रश्नयपदी होते हैं, 9 आत्मनेपदी होते हैं, ये आप ध्यान रख सकते हैं। फिर आता है संहिता संज्ञा। परः सन्निकर्षः संहिता, यानी अत्यंत निकटता होने पर संहिता संज्ञा होता है। यानी जब आपको कहीं भी कोई भी संधि दिखाई दे, आप ये समझ जाइएगा उसमें संहिता संज्ञा का अधिकार है। कोई भी संधि होगा तो उसमें संहिता संज्ञा जरूर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, परः सन्निकर्षः संहिता, ये आप ध्यान रखेंगे। वर्णों के बीच में अत्यधिक निकटता होने पर संहिता संज्ञा होता है। जैसे विद्या प्लस आलय, जहाँ भी आपको कहीं भी आपको संधि दिखेगा, आप ये समझ जाइएगा वहाँ पर संहिता संज्ञा का अधिकार है, ये आप ध्यान रखिएगा। सभी संधि में संहिता संज्ञा होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। गुण संज्ञक वर्ण, संज्ञा के बारे में इतना आप ध्यान रखिए जितना हम लोगों ने पढ़ा। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात क्या है कि किस तरीके से प्रश्न बनेंगे आपसे। अभी आप लोगों ने जितना पढ़ा, जितना पढ़े हैं आप लोग, अब उसका उत्तर आप दीजिए। ये प्रीवियस ईयर है, ये आपके PYQ जिसे बोलते हैं, PYQ, ये वो हैं। आपसे पूछा है सीधा ना संज्ञा से प्रश्न। क्या पूछ रहा है संज्ञा से प्रश्न, गुण संज्ञका वर्णाः सन्ति, गुण संज्ञक वर्ण हैं। क्या है गुण संज्ञक वर्ण, बताइए आप, इसमें गुण संज्ञक वर्ण कौन से हैं। आ ए ओ गुण संज्ञक वर्ण है, या आ आई औ, या आ आई ए, या आ और ओ औ, कौन सा है गुण संज्ञक वर्ण, इसमें आपके उत्तर आने चाहिए। गुण संज्ञक वर्ण कौन से हैं आप बताइए, उसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं, चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर थे, गुण संज्ञकाः वर्णाः सन्ति, गुण संज्ञक वर्ण कौन से हैं। तो गुण संज्ञक वर्ण अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अभी हम लोग पढ़े हैं। गुण संज्ञक वर्ण कहलाता है आपका आ ए ओ, ये हमारा कहलाता है गुण संज्ञक वर्ण। आ ए ओ ये क्या है, ये गुण संज्ञक वर्ण हैं। वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन सा है, तो वृद्धि संज्ञक वर्ण आपका कहलाता है आ आई औ, ये हमारा वृद्धि संज्ञक वर्ण है, ये आप ध्यान रखिए। ये पूछा हुआ प्रश्न है आपसे, ये वियर्ड लैंग्वेज में पूछा हुआ प्रश्न है, देख लीजिएगा आप उठा के वो PYQ, ठीक है, इसमें पूछा हुआ प्रश्न है ये आपका, गुण संज्ञक वर्ण सन्ति, वर्णाः सन्ति। तो आपको इस तरीके से, इसलिए जो अभी आपने क्लास किया, इसमें से यदि आपसे कभी भी क्या प्रश्न बन रहे हैं, किससे, संज्ञा से, तो आपने जो आज की क्लास किया उसमें आपसे संज्ञा से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो आप कर पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो वृद्धि संज्ञक वर्ण आपका कहलाता है आ आई औ, वृद्धि संज्ञक वर्ण, ये आप ध्यान रखिएगा। और हम प्रश्न देखें, फिर यहाँ दूसरा प्रश्न है, अष्टाध्यायी इत्यस्य ग्रंथस्य रचनाकारः का, ये भी आपका प्रश्न है। आज हमने पढ़ा क्या, महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र किसे प्राप्त हुआ है, पाणिनि जी को। पाणिनि जी को जब महेश्वर सूत्र मिला तो पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी नामक एक सूत्र की, जिसमें पूरा व्याकरण के सूत्र हैं, उन्होंने उसकी रचना की, जिसमें 8 अध्याय हैं। ठीक है, तो अष्टाध्यायी, इसलिए इसका नाम ही पड़ा अष्टाध्यायी, यानी 8 अध्यायों वाली पुस्तक। तो क्या कहलाता है हमारा, अष्टाध्यायी, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके ग्रंथकार के लेखक कौन है, आपसे पूछ रहा है, पाणिनि जी। कौन से है, पाणिनि। समझ पा रहे हैं, इस तरीके से प्रश्न बना हुआ है आपका। और हम देखते हैं, फिर हमारा आता है तीसरा प्रश्न, जो आपसे यहीं से पूछा हुआ है। यहां आपसे पूछ रहे हैं, माहेश्वर सूत्राणि सन्ति, माहेश्वर सूत्र है, कितने हैं माहेश्वर सूत्र। आपने देखा है, चतुर्दश हैं, पंचदश हैं, षोडश हैं, सप्तदश हैं, कितने हैं माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्राणि सन्ति, कितने हैं माहेश्वर सूत्र,
माहेश्वर सूत्र हैं। चतुर्दश यानी 14 है माहेश्वर सूत्र क्या? पंचदश यानी 15, षोडश यानी 16, सप्तदश यानी 17, सप्तदश यानी 17। तो आप बताइए कि माहेश्वर सूत्र कितने हैं? तो माहेश्वर सूत्र आपके हैं 14, चतुर्दश, ये आप ध्यान रखिएगा। कितने हैं माहेश्वर सूत्र आपके? 14 है। इस तरीके से आपसे प्रश्न बने हैं बीएड लैंग्वेज में, आप इसे ध्यान रखेंगे। ये भी आपका PYQ ही है। किस तरीके से प्रश्न बन रहा है आपको पता है। आज की क्लास से हमने 2-3 प्रश्न और आने वाले संभावित जो प्रश्न पत्र है उसमें जो आपसे पूछा जाएगा संज्ञा प्रकरण से प्रश्न, वो आप कर पाने की योग्यता अब रखने लगे हैं। ठीक है, वो योग्यता अब आपके अंदर आ चुका है कि आप अब आने वाले संज्ञा प्रकरण से जितने भी प्रश्न बनेंगे उसे करने के योग्य हो चुके हैं आप। और आप सभी का क्लास चल रहा है मालवी एकेडमी में। अगर आप हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपका कोर्स मालवी एकेडमी में आ चुका है, चल रहा है उसकी क्लासेस। आप उसे ज्वाइन करके आप अपने हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक को, जितने भी व्याकरण में जितने भी टॉपिक लगे हैं उसे आप अच्छे से कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी क्लास आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं मोटिवेशन के लिए कि नेक्स्ट क्लास भी जो भी लाऊं, एक टॉपिक जो लाऊं वो ख़त्म कर दूं। तो जितनी भी क्लासेस मुझे यूट्यूब पे लेने को मिले तो आपका एक एक टॉपिक ख़त्म हो जाए। तो इससे मतलब, इसका मतलब यही है कि आप अपना मोटिवेशन मुझे देते रहिए, क्योंकि आप जब वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन उसी से मिलेगा, है ना। मैं सर से बोलूँगा सर मुझे और क्लासेस चाहिए यूट्यूब के लिए, तो मैं और अच्छे से आपके लिए अच्छी तैयारी करा पाऊँगा आपको अच्छे से यूट्यूब पर भी। क्योंकि ऐसा पहली बार आप देख रहे होंगे कि बीएड लैंग्वेज की तैयारी पहली बार आपको मालवी एकेडमी पे कराया जा रहा है। मालवी एकेडमी में ही नहीं, आप अभी तो कहीं भी आप देखोगे तो इस तरीके से ओपन यानी यूट्यूब पर आकर कोई नहीं करा रहा है बीएड लैंग्वेज की तैयारी। तो वो मालवी एकेडमी ने जब इस तरीके का एक बहुत बड़ा प्रयास किया है तो आपकी तरफ से भी एक प्रयास होना चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वाले चैनल को, और ये वीडियो जो भी व्यक्ति जो तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं उन्हें भी आप ये शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को महादेव। मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ और कुछ नया सीखने के लिए। ठीक है, आप लोग तैयार रहिए, हमारे साथ मिल के जुड़ के रहिए, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलिए आप लोग। ठीक है, मुझसे कम नहीं होना है, मुझसे ज़्यादा ही आप लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा।